सुरेखा और ज्योति कहने को तो सास बहू थी, लेकिन दोनों में माँ बेटी वाला प्यार था। सुरेखा ने अपनी बहू ज्योति को कभी किसी चीज के लिए नहीं रोका टोका, उसे हमेशा अपनी बेटी जितना ही प्यार दिया। एक दिन ज्योति गर्मी से परेशान होकर रसोई में खाना बना रही होती है, तभी रवि वहाँ आ जाता है। यार तुम अभी तक खाना बना रही हो? तुमसे कितनी बार बोला है जल्दी उठा करो, जल्दी खाना बनाया करो। अरे घर में थोड़ी ठंडक तो रहेगी। अगर आपको इतनी ही गर्मी लग रही है तो घर में एसी क्यों नहीं लगवा लेते हो? तुम जब भी अपना मुंह खोलती हो ना पैसों वाली बात करती हो, कभी तो बिना पैसों वाली बात किया करो। अरे रवि जी, आप कौन सी दुनिया में जी रहे हो? आज के जमाने में बिना पैसे के होता ही क्या है जो मैं आपसे बिना पैसे वाली बात करूं? मत करो, अपना मुंह बंद रखो और अपना काम करो। मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। हाँ तो जाइए ना, मैंने कब मना किया है आपको ऑफिस जाने से? जाइए, अभी जाइए। यार पहले कुछ खाने को तो दे दो। तुम तो जानती हो ना मुझसे बाहर का खाना नहीं खाया जाता। कैसी पत्नी हो? मेरी दिक्कत परेशानी तुम्हें समझ नहीं आती क्या? और आप कैसे पति हो? आप भी तो मेरी प्रॉब्लम नहीं समझ रहे हो ना। मैंने कितनी बार कहा है आपसे कि रवि जी रसोई का पंखा खराब हो गया है, इसको बनवा दीजिए। मुझसे खाना नहीं बनता है, बहुत ज्यादा गर्मी लगती है। लेकिन आपको क्या, आपको तो मेरी प्रॉब्लम दिखती ही नहीं है। यार तुम तो एक बात को लेके पीछे पड़ जाती हो। अरे मुझे इतना छोटा काम याद नहीं रहता है, ये तो तुम भी करवा सकती हो। देखिए, जैसे आपको याद नहीं रहता है, आपके पास काम होता है, वैसे ही मुझे भी काम रहते हैं। मैं भी तो भूल सकती हूँ ना। आपको सिर्फ और सिर्फ ऑफिस देखना है, लेकिन मुझे तो ऑफिस और घर दोनों देखना होता है। आज मुझे अपनी सास की बहुत याद आ रही है। अगर आज मेरी सास होती तो मुझे गर्मी में मरना नहीं पड़ता। तुमसे तो बात करना ही बेकार है। मैं जा रहा हूँ ऑफिस, मुझे काम है, और तुम्हें जो करना है तुम करो। रवि बिना कुछ खाए पिए गुस्से में ऑफिस के लिए निकल जाता है। ज्योति भी उसे जाने से नहीं रोकती है और अपने घर के कामों में लग जाती है। थोड़ी देर बाद जब वो फ्री होकर खाना खाने बैठती है तो वो अपने मन में सोचती है, अरे मैं तो यहाँ खाना खाने बैठ गई, लेकिन वो तो सुबह गुस्से में निकल गए थे। पता नहीं उन्होंने कुछ खाया होगा या नहीं। एक बार फोन करके देखती हूँ। लगता है अभी भी गुस्सा है, और हो भी क्यों ना। मैंने सुबह गुस्से में पता नहीं क्या क्या बोल दिया। मुझे इतना नहीं बोलना चाहिए था। एक काम करती हूँ, खाना लेकर इनके ऑफिस निकल जाती हूँ, वहीं साथ में खाना खा लूंगी इनके साथ। ज्योति इतना कहकर रसोई में चली जाती है और लंच पैक करके रवि के ऑफिस के लिए निकल जाती है। जहाँ पहुँचकर वो देखती है कि उसका पति अपने कैबिन में उदास बैठा होता है। तभी वो कैबिन के अंदर जाती है और बोलती है, अरे अगर इतनी ही भूख लगी थी तो आप घर आ सकते थे ना। गुस्सा है से ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। तुम यहाँ क्या कर रही हो? एक तो मैं यहाँ आपके लिए लंच लेकर आई हूँ, ऊपर से आप भी मुंह फुलाकर बैठे हुए हो। सुबह सुबह जो झगड़ा हुआ था वो तो आपने ही किया था, तो अब मुंह ना फुलाऊं तो क्या करूं? जाओ तुम यहाँ से, मुझे कोई बात नहीं करनी तुमसे। मैं अभी यहाँ आपसे बात करने नहीं आई हूँ, बल्कि आपके साथ लंच करने आई हूँ। क्यों, तुमने लंच नहीं किया क्या? आपको भूखा रखकर लगता है आपको कि मैं लंच कर सकती हूँ? ज्योति की बात सुनकर रवि मुस्कुराने लगता है, जिसके बाद दोनों एक साथ बैठकर लंच करते हैं। रवि और ज्योति दोनों ही अपनी लाइफ में बहुत खुश थे। ऐसे ही कुछ दिन और बीतते हैं। तभी एक दिन रात में लाइट चली जाती है, जिस पर ज्योति रवि को बोलती है, रवि जी बहुत गर्मी लग रही है, चलिए ना छत पे चलते हैं, वहाँ अच्छी हवा चल रही होगी ठंडी ठंडी। नहीं यार, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, तुम सो जाओ, अभी थोड़ी देर में लाइट आ जाएगी। आज मुझे अपनी सास की बहुत याद आ रही है। वो चाहे कितनी भी नींद में होती थी, लेकिन अगर मैं उन्हें एक बार बोल देती थी कि माँ जी मेरे साथ ऊपर चलिए, तो वो तुरंत तैयार हो जाती थी। और एक आप हो जो हर बात के लिए मुझे मना ही कर देते हो। यार तुमने फिर से लड़ना स्टार्ट कर दिया। अरे एक बात बताओ, तुम्हें तुम्हारी सास की याद हमेशा गर्मी में क्यों आती है? क्योंकि गर्मी का टाइम ही ऐसा होता है जिसमें हम ज्यादा से ज्यादा समय बिता सकते हैं साथ में। ठंड के टाइम पर तो गाँव चली जाती है, क्योंकि उन्हें यहाँ की ठंड सूट नहीं करती है। अच्छा तो ये बोलो ना कि तुम्हें मेरी माँ कामों के कारण याद आती है, क्योंकि जब वो रहती थी तो हमेशा तुम्हारे साथ रहती थी, तुम्हारे कामों में तुम्हारा साथ देती थी, लेकिन मैं नहीं देता, इसलिए तुम्हें वो अच्छी लगती थी। हाँ, एक बात बताओ, आज के टाइम में कौन सी ऐसी बहू है जिसको अपनी सास पसंद है? आपको जरा भी शर्म नहीं आती ये सब बोलते हुए? काश आज मेरी सास जिंदा होती तो आपको बताती। आज के बाद मेरी सास के खिलाफ कुछ बोलना भी मत। आपको नहीं जाना है तो मत जाओ, मैं अकेले चली जाऊंगी। ज्योति इतना कहकर जैसे ही बेड से जाने के लिए उतरती है, तब तक लाइट आ जाती है और दोनों पति पत्नी एक दूसरे की तरफ करवट लेकर सो जाते हैं। दिन बीतते हैं। तभी एक दिन ज्योति अपनी छत पर पौधों में पानी डालने के लिए चली जाती है। तभी उसकी नजर अपनी पड़ोस की कमला पर जाती है, जो कि धूप में पापड़ बना रही होती है, जिसे देखकर वो बोलती है, कमला आंटी आप ये क्या कर रही हो?
बहू, ये मैं आलू के पापड़ बना रही हूँ। मेरे बेटे को आलू के पापड़ बहुत अच्छे लगते हैं। आंटी जी, आपने तो मुझे मेरी सास की याद दिला दी। वो तो गर्मियाँ शुरू होते ही पापड़ बनाना शुरू कर देती थी, लेकिन जब वो नहीं रही तो कौन बनाएगा मेरे घर में पापड़। हाँ, ये बात तूने बिल्कुल सही बोला। तेरी सास जितनी मेहनत कोई नहीं कर सकता। वो तो गर्मी शुरू होते ही पापड़ बनाना शुरू करती थी और आखिर तक बनाती रहती थी। हाँ आंटी जी, जब तक वो जिंदा थी मेरे घर में पापड़ों की कमी नहीं पड़ती थी। आज उनकी मुझे सच में बहुत याद आ रही है। बहू, तू अपना दिल छोटा मत कर। अब तेरी सास जितनी तो मुझ में हिम्मत नहीं है, लेकिन हाँ, अगर तू भी मेहनत करेगी तो मैं तेरे साथ मिलकर पापड़ बनवा दूंगी। हाँ बिल्कुल आंटी जी, अगर आप मेरे लिए पापड़ बना सकती हैं तो मैं क्या आपकी मदद नहीं कर सकती हूँ। ठीक है बहू, तो फिर मैं कल तेरे घर आऊंगी और तेरे आलू के पापड़ बनवा दूंगी। अब तू दिल छोटा मत कर, मैं भी तेरी सास की तरह हूँ। जी जी आंटी, बिल्कुल। अगले दिन कमला ज्योति के घर आती है और उसके साथ मिलकर आलू के पापड़ बनवाती है। कुछ दिनों में ही कमला ज्योति के लिए बहुत सारे पापड़ तैयार करवा देती है, जिसे देखकर वो बहुत खुश होती है, क्योंकि उसकी सास के जाने के बाद उसने कभी घर में बनाए हुए पापड़ नहीं खाए। तभी कमला ज्योति से बोलती है, अब तो नहीं आ रही तुझे अपनी सास की याद? देख, मैंने बिल्कुल तेरी सास की तरह ही पापड़ बनाए हैं और मसाले वही डाले हैं जो तूने बोले थे। अगर टेस्ट में कुछ ऊपर नीचे हुआ तो मुझे मत बोलियो। वो तो नहीं होगा आंटी जी, क्योंकि मैंने वही मसाले डाले हैं जो मेरी सास डाला करती थी। एक बार फिर आपको दिल से थैंक यू। थैंक यू वाली बात नहीं है। मैं तेरी पड़ोसन होने के साथ तेरी सास की सहेली भी हूँ। अगर मैं तेरे लिए कुछ कर पाऊंगी तो मुझे भी अच्छा लगेगा। चल, अब मैं चलती हूँ, बहुत देर हो गई है। कमला इतना कहकर वहाँ से चली जाती है। कुछ दिनों बाद एक दिन रवि ऑफिस से जल्दी घर आ जाता है और ज्योति को आवाज देकर बुलाता है और बोलता है, ज्योति कहाँ हो तुम? आज इतने टाइम बाद नाश्ते के टाइम पे घर आया हूँ। कुछ हल्का नाश्ता करवा दो, मन कर रहा है। ठीक है, आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैं नाश्ता लेकर आती हूँ। ज्योति रसोई में जाती है और कुछ देर बाद पापड़ और चाय लेकर रवि के सामने आती है। आलू के पापड़ देखकर वो भी बहुत खुश हो जाता है और बोलता है, आलू के पापड़? ये तो माँ बनाया करती थी ना। उनके जाने के बाद खाना तो दूर की बात है, देखने को ही नहीं मिलता था। कहाँ से लाई तुम ये? लेकर नहीं आई हूँ, बनाया है कमला आंटी की मदद से। मैंने और उन्होंने मिलकर बनाया है। जो अपनी छत पर बना रही थी ना, मैंने देख लिया और बोल दिया बनाने के लिए। बहुत अच्छा किया तुमने। ये पापड़ तो सच में बहुत अच्छे हैं, जैसा माँ बनाया करती थी वैसे ही है। आज माँ की बहुत याद आ रही है मुझे भी। आप तो मेरा डायलॉग कॉपी कर रहे हो। ज्योति की बात सुनकर रवि हंसने लगता है, जिसके बाद ज्योति भी अपने पति के साथ मिलकर पापड़ खाती है और उसे जुड़ी बातों को बताकर अपनी सास को याद करती है। वैष्णवी एक गरीब परिवार की लड़की थी। वैष्णवी बचपन से ही माँ दुर्गा की पूजा किया करती। वैष्णवी की माँ कमला एक दिन अपनी बेटी वैष्णवी के पास जाकर उससे कहती है, वैष्णवी बेटी, दिन भर तू ये माँ दुर्गा की पूजा क्यों करती रहती है? माँ, मुझे माँ दुर्गा जी की पूजा करने के अलावा और कुछ पसंद नहीं है। मन करता है दिन भर अपनी माँ के चरणों में रहूं। ऐसे ही वक्त गुजरता है। वैष्णवी के पिता एक रोज सुरेश खेती करके वापस आ रहे थे। वैष्णवी की माँ सुरेश को आता देखकर उसके पास जाती है और उससे कहती है, क्या हुआ? आज बहुत उदास लग रहे हैं। सब ठीक तो है ना? नहीं कमला, फसल खराब हो गई, जिस कारण से उन्होंने मुझे फसल की कटाई करवाने के लिए नहीं बुलाया। आज कोई कमाई नहीं हो पाई। आप चिंता मत कीजिए, अभी जितना भी है उससे आज रात का खाना बन जाएगा। जाइए, आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैं खाना लगा देती हूँ। पापा, आप आ गए। मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी। मैंने सुबह से माता रानी को कुछ भी भोग नहीं लगाया। मेरी माँ दुर्गा आज सुबह से भूखी है। लाइए, मुझे कुछ पैसे दीजिए, जिससे मैं अपनी माँ दुर्गा के लिए कुछ फल खरीद कर ले आऊँ। बेटी, आज नहीं है, तुम मुझसे पैसे कल ले लेना। कल पक्का मैं आते टाइम बहुत सारे फल लेकर आऊंगा। ऐसे ही वक्त गुजरता है। कुछ समय बाद कमला सबके लिए रात का खाना बनाकर ले आती है। सब खाना खा रहे थे। तभी वैष्णवी अपने खाने की थाली को उठाकर अपने मंदिर के पास जाती है और खाने की थाली हाथ में लेकर माँ दुर्गा के पास जाकर उनसे कहती है, माँ, मुझे माफ करना। आज आपके लिए मैं किसी तरह का भोग नहीं लगा पाई। मेरे पास आज आपके लिए ये सूखी रोटी और दाल है बस। वैष्णवी अब खाने की थाली माँ दुर्गा के आगे रख देती है। तभी वहाँ वैष्णवी की माँ कमला आ जाती है और ये सब देखकर कमला अपनी बेटी वैष्णवी से कहती है,
बेटी वैष्णवी, ये क्या किया तूने? अपने खाने की थाली माँ दुर्गा के आगे चढ़ा दी तूने। बेटी तूने कल सुबह से कुछ नहीं खाया, अपने ऊपर भी ध्यान दे, तुझे कुछ हो गया तो। माँ, जब तक माँ दुर्गा की भक्ति मेरे साथ है, मुझे कुछ नहीं हो सकता। माँ सदैव मेरी रक्षा करने खुद आएंगी। ऐसे ही वक्त बीतता है। वैष्णवी की उम्र अब शादी की हो जाती है, लेकिन वैष्णवी एक गरीब परिवार से थी। उसके माँ बाप उसकी शादी करने में असमर्थ थे। एक रोज कमला की बहन सरला वैष्णवी के लिए एक रिश्ता लेकर उसके घर आती है और कमला के पास जाकर उससे कहती है, कमला, मैं क्या कह रही थी कि वैष्णवी की उम्र अब शादी की हो गई है। जहाँ तक मुझे पता है, सुरेश के पास इतने पैसे नहीं है कि वो वैष्णवी की शादी करवा सके। हाँ दीदी, तुम ठीक ही कह रही हो। जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है, चिंता बढ़ती जा रही है। हाँ कमला, मैं तेरे घर की परिस्थिति को बहुत अच्छे से जानती हूँ, लेकिन तू किसी बात की चिंता मत कर। मेरी नजर में एक लड़का है जिसकी माँ को सिर्फ बहू चाहिए, कोई दहेज नहीं चाहिए। और हमारी वैष्णवी है भी इतनी सुंदर, उसे देखकर कोई भी उसे आसानी से पसंद कर लेगा। ऐसे ही समय बीतता है। कमला अपनी बेटी वैष्णवी की शादी उदय नाम के लड़के से करवाती है। कुछ देर में शादी होने के बाद विदाई के समय वैष्णवी अपने घर के मंदिर में जाती है और वहाँ से माँ दुर्गा की मूर्ति लेकर बाहर आती है और अपनी माँ के पास जाकर उनसे कहती है, माँ, मैं तो जा रही हूँ, पर अपने साथ मैं ये माँ दुर्गा की मूर्ति लेकर जा रही हूँ। अब वैष्णवी अपने पति उदय के साथ अपने ससुराल आ जाती है। हमेशा की तरह वैष्णवी आज भी सुबह 5 बजे उठकर माँ दुर्गा की पूजा करने लगती है। लेकिन वैष्णवी की सास सुधा वैष्णवी की तेज तेज आरती और घंटे की आवाज से अपनी आंखें खोलती है। सुधा नीचे आती है और अपनी बहू के पास जाकर कहती है, अरे बहू, ये क्या सुबह सुबह इतना शोर क्यों करने में लगी है? सब थके हैं, तेरी आवाज से मेरी तो आँख ही खुल गई। आज से इतनी जल्दी उठकर ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन माँ जी, उठने के बाद सबसे पहले माँ दुर्गा की पूजा करती हूँ मैं, और तब जाकर कुछ और काम करती हूँ। इसलिए मैं अपनी माँ दुर्गा को अपने साथ ही लेकर आई हूँ। हाँ, पर ये सब करने की जरूरत नहीं है। हमें इन सब की आदत नहीं है और इतनी सुबह सुबह घंटी बजाकर हमें उठाने की कोई जरूरत नहीं है। वैष्णवी को अपनी सास की ये बात बुरी लग जाती है, लेकिन वो कुछ नहीं बोलती और वहाँ से चली जाती है। कुछ देर बाद वैष्णवी रसोई में जाकर सबके लिए खाना बनाने लगती है। वो खाने में कुछ मीठा बना कर लाती है। सभी लोग वैष्णवी के हाथ की बनी खीर को खाते हैं, उसकी खीर की तारीफ करते हैं। ऐसे ही समय बीतता है। वैष्णवी ने ना तो खाने में लहसुन डाला था और ना ही वो लहसुन खाती और ना ही मांसाहारी खाना खाती। वो जब भी खाना बनाती तो सुधा को वो खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। सुधा खाने की थाल लेकर रसोई में जाती है और वैष्णवी के पास जाकर कहती है, ये क्या उबला उबला खाना बनाती रहती है? घर में प्याज लहसुन नहीं है क्या, जो तू हमें ये मरीजों वाला खाना खिला रही है? सुधा खाने की थाली सिंक में फेंक देती है कि तभी वैष्णवी अपनी सास के पास जाकर कहती है, माँ जी, ये आप क्या कर रही हैं? आप अन्न माता का अनादर कर रही हैं। आप ऐसा मत कीजिए। और मैंने ऐसा खाना इसलिए बनाया क्योंकि मैं जो भी खाना बनाती हूँ उसे सबसे पहले अपनी माँ दुर्गा को भोग लगाती हूँ। ये क्या तू एक पत्थर की मूर्ति के लिए हम सबका जीना हराम कर रही है? एक दिन ये पत्थर की मूर्ति उठा के मैं फेंक दूंगी, ना रहेगी ना ये सब होगा। ऐसे ही समय बीतता है। एक रोज वैष्णवी मंदिर में पूजा कर रही थी कि तभी एक कॉल आता है और सुधा कॉल उठाती है। आप उदय के घर से बात कर रहे हैं? दरअसल एक कार एक्सीडेंट में उदय को बहुत गहरी चोट आई है। एम्बुलेंस बॉडी को हॉस्पिटल लेकर गई है। आप लोग हॉस्पिटल में आकर पेशेंट को देख लीजिए। सुधा ये बात सुनकर बहुत तेज चिल्लाती है और अपनी सास की आवाज सुनकर वैष्णवी वहाँ आती है। क्या हुआ माँ जी? माँ जी, क्या हुआ? कुछ बोलिए ना, आप रो क्यों रही हैं? सुधा रोते हुए वैष्णवी को सारी बातें बता देती है। दोनों सास बहू फौरन हॉस्पिटल जाते हैं। डॉक्टर्स सुधा के पास जाकर कहता है, मरीज की कंडीशन बहुत खराब है। अगर जल्द ही ऑपरेशन नहीं किया गया तो कुछ भी हो सकता है। अब तो भगवान ही इनकी जान बचा सकते हैं। वैष्णवी हॉस्पिटल में रखी माँ दुर्गा की मूर्ति के पास जाकर उनसे कहती है, हे माँ दुर्गा, मुझसे ऐसी क्या गलती हो गई जो मुझे ये सब देखने को मिल रहा है? मेरी पूजा का ऐसा फर्क क्यों? दिन बीतते हैं, लेकिन उदय की हालत में कोई सुधार नहीं आता। एक दिन वैष्णवी अपने घर की चौखट पर माँ दुर्गा की मूर्ति लेकर उदास बैठी हुई थी कि तभी वहाँ एक बुढ़िया आती है और वैष्णवी के पास जाकर उससे कहती है, क्या हुआ बेटी? ऐसे अकेले बैठकर रो क्यों रही है? उस औरत की बात सुनकर वैष्णवी को और रोना आ जाता है
और वो रोते रोते सब कुछ उस बूढ़ी औरत को बताती है। बूढ़ी औरत वैष्णवी के आंसू पोंछती है और उससे कहती है, देख बेटी, अगर तू चाहती है तेरा सुहाग सही सलामत घर आ जाए तो तू ये चैत दुर्गा के नवरात्र कर। इनके आशीर्वाद से तेरा सुहाग बच सकता है। बहुत महिमा है इस नवरात्र की। तू 9 कन्याओं की कंचिका को प्रसाद खिला, माँ सदैव तेरी मदद करेगी। आप यहीं रुको, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। वैष्णवी पानी लेकर आती है कि तभी वो बूढ़ी औरत तब तक वहाँ से गायब हो जाती है। लेकिन वैष्णवी उस औरत की बात मानकर चैत्र दुर्गा की नवरात्रि करती है, घर में कलश स्थापना करती है और पूरे 9 दिन बीतने पर वो 9 कन्याओं को कंचक खिलाती है। सभी कन्याओं के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लेती है और माँ दुर्गा के पास जाकर कहती है, माँ, इस गरीब की मदद करो। माँ, मेरा सुहाग बचा लो। वैष्णवी माँ से दया की भीख मांग रही थी कि तब ही हॉस्पिटल से उसकी सास का कॉल आता है कि उदय को होश आ गया है और अब वो खतरे से बाहर है। ऐसे ही समय बीतता है, उदय अपने घर आता है। वैष्णवी सारी बातें अपनी सास को बताती है कि उसने चैत्र की नवरात्रि किए और माँ के आशीर्वाद से उनके बेटे को दूसरी जिंदगी मिली। रज्जो एक नौकरानी थी, लेकिन रज्जो का वजन बहुत ज्यादा था। वो अपने मोटापे की वजह से काम धीरे धीरे करती थी। एक दिन रज्जो अपनी मालकिन मेघना के घर में झाड़ू लगा रही थी। रज्जो के मोटापे की वजह से धीरे धीरे वो झाड़ू लगा रही थी कि तभी मेघना उसके पास जाकर उससे कहती है, अरे मोटल्ली, इतनी धीरे धीरे काम करेगी तो काम खत्म कब करेगी? इतनी देर में तो घर के मेहमान भी आ जाएंगे और तुम्हारा काम खत्म ही नहीं होगा। अरे मेम साहब, मैं कर तो रही है ना, अब कितना करेगी मैं? और आप मेरे को मत सिखाओ, मैं कर लेगी काम समय पर। ठीक है, ठीक तो कर अपना काम। और सुन, खाने के बाद कुछ मीठा भी बना लेना। मेघना रज्जो को काम समझाकर अपने कमरे में चली जाती है। इधर रज्जो भी काम खत्म करके रसोई में जाकर सबके लिए खाना बनाने लगती है। कुछ देर बाद मेघना के घर मेघना की बहन विमला और उसके पति और बच्चे मेघना के घर आते हैं और सभी लोग कमरे में बैठे होते हैं। तभी रज्जो कमरे में जाती है और मेघना से पूछती है, मेम साहब, मेहमानों के लिए क्या लेकर आऊं, ठंडा या गरम? एक काम करो, तुम सबके लिए ठंडा लेकर आ जाओ। ठीक है मेम साहब, मैं अभी सबके लिए ठंडा ठंडा कोल्ड ड्रिंक लेकर आती है। रज्जो फ्रिज से सबके लिए कोल्ड ड्रिंक ग्लास में डालती है और लेकर मेहमानों के पास आती है। अगले दिन सुबह रज्जो रसोई में काम कर रही थी कि तभी रज्जो की मालकिन वहाँ आती है। मेघना ने एक बहुत महंगी साड़ी पहनी हुई थी और बहुत सुंदर गहने भी। रज्जो अपनी मालकिन को देखकर कहती है, अरे मेम साहब, क्या साड़ी पहनी हो आप, इतनी सुंदर। ये तो बहुत महंगी होगी ना? हाँ, पूरे 25,000 की साड़ी है ये। पिंटू के पापा मेरे लिए लेकर आए थे बर्थडे पे। देखना मेम साहब, मैं भी लेगी एक दिन इतनी महंगी साड़ी, तब मैं भी आपकी तरह ही खूबसूरत लगेगी देखने में। तुझे पता भी है कितनी महंगी है ये? तेरे बजट से भी बाहर है ये। रज्जो, ऐसी साड़ी तो कभी जिंदगी में नहीं ले पाएगी। इतना कहकर मेघना वहाँ से इतराती हुई चली जाती है। रज्जो को मेघना की बात का बहुत बुरा लगता है। ऐसे ही समय बीतता है और एक दिन रज्जो अपनी मालकिन से पगार मांगने जाती है और मेघना के पास जाकर उससे कहती है, मेम साहब, मुझे मेरा पगार चाहिए था और मैं कल काम पर भी नहीं आएगी। अभी कौन सी पगार चाहिए? अभी तेरा महीना लगा कहाँ है? काम तुझसे समय पर होता नहीं है और खा खा कर मोटी होती जा रही है और पगार तुझे समय से पहले चाहिए। मेम साहब, तो मैं कौन सा छोड़ के चली जाएगी? बिना पैसे का काम मैं नहीं करेगी, कोई और नौकरानी ढूंढ लो। अरे अरे रज्जो, तू तो गुस्सा हो गई। मैं कब मना कर रही हूँ पगार देने से? मैंने तो कहा बस कुछ दिन में देती हूँ, पर ठीक है, मैं तुझे अभी तेरी पगार देती हूँ, रुक। मेघना उठकर अपने कमरे में आती है और अपने लॉकर में से पैसे निकालते हुए अपने मन में कहती है, आजकल एक तो नौकरानी जल्दी से मिलती नहीं है और जो है उसके भाव कम नहीं होते। मजबूरी है, कोई दूसरी मिलेगी नहीं, बस इसीलिए रज्जो तुझे पैसे दे रही हूँ। नहीं तो मेघना के हाथ से पैसे निकलवाना इतना आसान नहीं है। मेघना पैसे लेकर आती है और रज्जो को देती है। रज्जो पैसे लेकर अपने घर चली जाती है। ऐसे ही समय बीतता है। रज्जो अपनी एक दोस्त कांता से मिलती है और उसके पास जाकर उससे कहती है, और दीदी, कैसा चल रहा है काम धंधा? मैं तो अभी वही काम कर रही है जहाँ पहले करती थी, लेकिन अब मैं वहाँ काम छोड़ देगी। मालकिन पगार को लेके बहुत किचकिच करती है। मैं भी अब ये काम छोड़ना चाहती है। मुझे भी अब अपनी मालकिन की तरह अमीर बनना है। रज्जो, तुझे पता है एक लॉटरी है
जिसको भरने से अगर उस लॉटरी में नाम निकल जाए तो वो रातों रात अमीर बन जाता है। क्या बात है, मुझे भी ये लॉटरी भरनी है फिर तो। कांता की बात मानकर रज्जो लॉटरी में पैसे लगाती है और अपनी लॉटरी की पर्ची को हमेशा अपने पास रखती है। रज्जो हमेशा की तरह मेघना के यहाँ काम कर रही थी। कुछ देर बाद रज्जो अपनी मालकिन के लिए चाय बनाकर लेकर आती है। रज्जो अपनी मालकिन को चाय देती है कि तभी टेबल पर रखे अखबार की तरफ उसकी नजर जाती है, जिस पर कुछ नंबर लिखे थे। रज्जो चुपचाप उस अखबार को उठाती है और रसोई में लेकर जाती है। उस नंबर को देखकर रज्जो अपने ब्लाउज में से लॉटरी की पर्ची निकालती है और दोनों नंबरों को मिलाना शुरू करती है। दोनों नंबर सेम थे। अब तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वो रसोई में ही तेज तेज चिल्लाने लगती है। हे भगवान, तूने मेरी सुन ली। मैं तो मरी जाऊं भगवान, मेरी लॉटरी लग गई। अब तो मैं भी अमीर हो गई। रज्जो की तेज तेज आवाज सुनकर मेघना उसके पास आती है और उससे कहती है, अरे क्या हो गया? दिन में कोई सपना देख लिया क्या जो इतना चिल्ला रही है? सपना तो देखी थी मैं मेम साहब, अब तो सपना पूरा हो गया है। अब मैं भी मालकिन हो गई है। अब से कल से मैं काम पे नहीं आएगी। अब मैं मालकिन जो बन गई है। तेरी कौन सी लॉटरी लग गई ऐसे जो तू मालकिन बन गई? मेम साहब, मेरी लॉटरी तो लग गई है। ऐसे ही समय बीतता है। रज्जो एक बहुत बड़ा बंगला लेती है, वो भी अपनी मालकिन के घर के सामने। वो अपनी मालकिन की तरह बहुत महंगी महंगी साड़ी और गहने लेती है और अपनी मालकिन की तरह ही तैयार होकर रहने लगती है। एक दिन रज्जो पर्स टांग कर और लाल कलर की महंगी साड़ी पहनकर मार्केट जा रही थी कि तभी उसे उसकी पड़ोसन विमला उसे देखकर कहती है, अरे रज्जू, तू तो अब अमीर हो गई और अब तो किसी चीज की कमी ही नहीं है तेरे पास। तो तू अब अपना मोटापा क्यों नहीं कम करती? दिन पर दिन तो तू और मोटी होती जा रही है। तू जिम ज्वाइन क्यों नहीं करती? तेरा मोटापा भी कम हो जाएगा इससे। हाँ विमला, अब मैं अमीर हो गई है। अब मैं कुछ भी कर सकती है। मैं जल्दी ही जिम ज्वाइन करेगी और पतली हो जाएगी। विमला की बात सुनकर रज्जो अगले दिन सुबह जिम जाने के लिए तैयार होती है। फिर एक सुंदर सी साड़ी और गहने पहनकर शीशे के सामने गाना गाते हुए कहती है, सजना है मुझे जिम जाने के लिए, जरा उलझी लटी सवार लूं। आज तो मैं अपनी सारी उलझी लटी सवार लेगी और जिम जाएगी। रज्जो तैयार होकर मटकती हुई जिम में जाती है। जिम में उसको देखकर सब लोग हंसने लगते हैं, लेकिन रज्जो को समझ नहीं आता कि सब क्यों हंस रहे हैं। और रज्जो जाकर अपने पेट के बल लेटकर पुशअप मारने लगती है और कहती है, 1 2 3 4। मैं नहीं कर पाएगी ये एक्सरसाइज। मेरा तो पेट ही फट जाएगा। पता नहीं मालकिन कैसे करती है। दूसरी तरफ रज्जो को ऐसे देखकर सब उस पर हंस रहे थे, तो लोगों को ऐसे देखकर वो अपने मन में सोचती है, ये लोग मुझे ऐसे देख के हंस काहे को रहे हैं? मैं कोई गलती तो नहीं कर रही है ना? मैं अपनी मालकिन से पूछती है जाकर कि कैसे जिम करना होता है। रज्जो अपनी मालकिन मेघना के पास जाती है और उससे जिम कैसे होगा और लोग क्यों हंस रहे हैं पूछती है। और ये सब सुनकर मेघना कहती है, अमीर हो गई, लेकिन अंश तो तेरे अंदर अभी नौकरानी वाला ही है। जा पहले वो सीख, तब जिम जाइयो। रज्जो को अपनी मालकिन की बात सुनकर बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है और तभी उसके पास राधा आती है और कहती है, रज्जो, तुम मुझसे पूछो, तुम्हें क्या पूछना है, मैं बताऊंगी तुम्हें। रज्जो उसको सभी चीजें बताती है। रज्जो की बात सुनकर राधा एक शॉप पर जाती है और उसे जिम की ड्रेस दिलाकर कहती है, ये लो रज्जो, आज से तुम्हारी ये जिम की ड्रेस है। इसे पहन के जाने पर तुम पर कोई नहीं हंसेगा। और हाँ रज्जो, आज से तुम जैसे हम बात करते हैं वैसे बात करना। ऐसे ही समय बीतता है और रज्जो अब अपना वजन भी कम कर लेती है। अब रज्जो दिखने में बहुत सुंदर लगने लगती है। एक दिन चंदा मांगने वाले मेघना के घर आते हैं। मेघना दरवाजे पर आती है और कुछ पैसे उन्हें देती है। कुछ देर बाद वही लोग रज्जो के पास जाते हैं और चंदा मांगते हैं। रज्जो एक मोटी गड्डी निकालती है और चंदा देती है। ये देखकर मेघना कहती है, लगता है ज्यादा अमीरी आ गई है रज्जो तेरे पे। मैं चिंदी नहीं है आपकी तरह। अरे इतना पैसा है कि डोनेट करने में पीछे क्यों हटना। इस तरह मोटी नौकरानी एक अमीर मालकिन बन जाती है, वो भी बस एक लॉटरी की वजह से।